हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 10 और इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 21 और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें हाइड्रोजन अल्फा का वेवलेंथ गिवन है और इसमें कह रहे हैं कि हाइड्रोजन अल्फा जो है ये एमिट हो रहा है किसी एक स्टार से और जो कि रेड शिफ्टेड है। रेड शिफ्टेड का मतलब हो गया यहाँ पे अगर ये अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्टार जो है अर्थ से अवे जा रहा है, इसका मीनिंग होता है रेड शिफ्ट। वही हमें यहाँ पर रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ फाइंड करना है और रेड शिफ्टेड जो है कितने एंगस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ पे हो रहा है, 15 एंगस्ट्रॉन्ग पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा लैम्डा गिवन है 15 एंगस्ट्रॉन्ग और हमें ये क्लियर है कि अगर कोई भी स्टार रिसीड करता है, अर्थ से अवे जाता है, तो वो कैसा शिफ्ट कहलाता है, रेड शिफ्ट कहलाता है। और रेड शिफ्ट में हमें ये पता है कि डेल्टा लैम्डा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी कैसी होती है, नेगेटिव हो। तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। क्या होता है फार्मूला, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी इंटू लैम्डा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट v फाइंड कर लेते हैं, तो v क्या आ जाएगा, माइनस सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और वेलोसिटी को हम इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ इंटू 15 एम्स्ट्रॉन्ग को मैंने मीटर में, देखो यहाँ मीटर में ले लिए हैं सारी वैल्यूज़ को, ये आपको मीटर में ही लेके चलना है। 10⁻⁻10 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना था 6563 इंटू 10⁻⁻10 10⁻⁻10 से -10 कैंसिल हो जाएगा और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी हमारी नियर अबाउट -6.86 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आएगी। सेम फॉर्मूला अगर ब्लू शिफ्ट होता तो अर्थ के नियर, ये जो स्टार है ये स्टार इसके नियर आता, अप्रोचिंग ईच अदर होता, उस केस में ब्लू शिफ्ट होता और उस केस में ये फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता, पॉजिटिव होता। डेल्टा लैम्डा यहाँ पे नेगेटिव होता और वेलोसिटी वहाँ पे पॉजिटिव होती। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करना है हाउ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में जो है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं मीडियम का, उसमें ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के कंपैरिजन में। और कह रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन जो है कंफर्म होता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से स्पीड ऑफ लाइट के या नहीं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ नॉट, ठीक है, विच ऑल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज़ कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट। फिर से समझते हैं, ये कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर में, डेंसर मीडियम में, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। अगर नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, तो हमें वही चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक डायग्राम ले लिया है, देखो ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम c कह सकते हैं और ये मीडियम हमारा क्या है, एयर है, और ये वाला मीडियम हमारा क्या है, ये वाटर है। तो एयर में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया है और इस बेस से, नॉर्मल से, ये क्या है, n है और यहाँ पे क्या है, n डैश है। तो हमने n से इंसिडेंट बीम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है जिसको हम कह सकते हैं A है। तो ए एन पी पॉइंट, ये P पॉइंट ले लेते हैं, ए एन पी पॉइंट पे AP हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ से ए एन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ए एन हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर ए एन की वैल्यू आ जाएगी क्या, AP, क्या लिख सकते हैं, AP की वैल्यू C है ना, C साइन I लिख लेंगे, C साइन I। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं n डैश और ये ले लेते हैं B पॉइंट ना। तो n डैश B की जो वैल्यू आएगी वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से n डैश B की वैल्यू को हम लिख सकते हैं। इसमें हम स्पीड ऑफ लाइट क्या ले लेते हैं, V ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, इसमें ले लेते हैं V। तो ये आ जाएगा V साइन R। ये यहाँ पे हमने R लिया हुआ है, ये एंगल। इसको मैं R को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया है। तो ये दो वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। तो यहाँ पे
बेसिकली इस थ्योरी का मीनिंग ये है, कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल। तो कभी भी लाइट जब रेयरर मीडियम, मतलब एपी लाइट है, एपी रेयरर मीडियम में लाइट है और पीबी यहाँ पे फिगर में क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल पे, मतलब लाइट जो है, लाइट बीम एपी जो है वो एनपी पे क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी तो इसका मतलब एनपी का कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब सरफेस के अलोंग कंपोनेंट है, ए एन कंपोनेंट और एन डैश बी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या न्यूटन ने कहे थे कि ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से इन दोनों कंपोनेंट को हम, इन कंपोनेंट को क्या करेंगे, सिंपली इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर ये ग्रेटर होता है तो एक कंक्लूजन हमारा देयरफॉर ये कह सकते हैं कि v जो है वो ग्रेटर हो गया c से ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यही आ गया यहाँ से। तो इस स्टेटमेंट से ये निकल के आया कि स्पीड जो है डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेयरर मीडियम। बट एक्सपेरिमेंटली अगर इसको चेक किया गया तो ये तो ऑपोजिट हुआ। स्पीड ऑफ लाइट जो है हमें पता है, जो हम मॉडर्न थ्योरी में पढ़ते हैं कि स्मॉलर होती है डेंसर मीडियम में इन कंपैरिजन टू रेयरर मीडियम, मतलब रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं कि हमने जो है थ्योरी सेक्शन में पढ़ लिया है, ऑब्वियसली बात है पढ़ ही लिया है हमने ये, कि हाइगेंस प्रिंसिपल लीड्स टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। राइट, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉस को हम हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिड्यूस, मतलब डिराइव डायरेक्टली द पॉइंट ऑब्जेक्ट placed in front of a plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror। तो मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम है और कैसी इमेज प्रोड्यूस होगी, इसकी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगी। ये हमें डिराइव करना है हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ये हमने यहाँ पे फिगर को एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले। तो M1 और M2 क्या है, एक प्लेन मिरर है और ये हमने P और P डैश प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है और P जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, और P से O का डिस्टेंस R है और इस R डिस्टेंस से हमने क्या किया है, एक रेडियस लेके और P को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाया है AB। क्या लगाया है, एक आर्क लगाया है AB। और ये AB आर्क जो है ये कैसा बिहेव करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसा बिहेव करेगा यहाँ। और बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर ये मिरर प्रेजेंट ना होता यहाँ पे तो ये वेव फ्रंट AB जो है ये कहाँ पे लाई करता, ये A डैश P डैश पे लाई करता। तो P और P डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाती, R प्लस R 2R हो जाती। बट प्लेन मिरर के प्रेजेंट होने से ये जो वेव फ्रंट है इसकी प्रेजेंस कहाँ पे आ जाएगी, ये अपीयर होगा A डबल डैश यहाँ पे ना, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी A डबल डैश P B डबल डैश पे हाइगेंस कॉन्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मिरर M1 की प्रेजेंस में यहाँ पे दो आर्क हमें यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक A डैश B डैश जो कि मिरर की दूसरी साइड है और दूसरा आर्क A डबल डैश B डबल डैश है जो कि मिरर की लेफ्ट साइड में। और बच्चों ये दोनों बिल्कुल क्या होंगे, मिरर के रिस्पेक्ट में बिल्कुल स्फेरिकली क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ये भी हम यहाँ से कह सकते हैं। हैंस यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, जो A डैश P और B डैश है ये वाला केस है, ये वाला है ना मिरर है, ये कैसी ट्रीट होगी, रिफ्लेक्टेड इमेज होगी A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश P और B डबल डैश की, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है मिरर के। तो हम सिंपली ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये R था जो हमने अभी डिस्कस ही कर लिया है, तो ये भी R ही होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगी। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि इमेज कैसी बन रही है, इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है और ये कह रहे हैं कुछ पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये वेव प्रोपगेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द सोर्स, सेकंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और थर्ड क्या है, मोशन ऑफ द सोर्स एंड और ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर का मोशन, और फोर्थ क्या है, वेवलेंथ है, और फिफ्थ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव है। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट दो पार्ट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हैं, वन बाय वन दोनों को देखते हैं।
फर्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन सारे के सारे फैक्टर्स पे क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये तो हमें पता ही है, अभी समझते हैं और अच्छे से। और बी पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से ग्लास और वाटर डिपेंड, ये भी हम देख। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आंसर हमें ऑलरेडी क्लियर है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में इंडिपेंडेंट होती है ऑल फैक्टर्स पे। ये हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और ये ऑल्सो इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स एंड ऑब्जर्वर टूवर्ड्स ईच अदर है या अवे फ्रॉम ईच अदर है, इस पर डिपेंड भी नहीं करेगी। आते हैं बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे बी पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से ग्लास और वाटर डिपेंड। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा बी पॉइंट के लिए। तो डिपेंडेंसी जो होती है स्पीड ऑफ लाइट की मीडियम में, वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहला था मीडियम पे ना, हमारे पास 5 पॉइंट्स थे, देखो नेचर ऑफ सोर्स पे था। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ सोर्स। सेकंड क्या था, मीडियम पे डिपेंड होगी कि नहीं डिपेंड होगी, तो मीडियम पे भी स्पीड जो होती है लाइट की इंडिपेंडेंट होती है। थर्ड पॉइंट क्या था, मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो स्पीड जो है लाइट की इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ द सोर्स पे, और डिपेंड होती है ये ऑब्जर्वर पे। ये भी क्लियर हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या था, स्पीड ऑफ लाइट जो है वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। बिल्कुल वेवलेंथ पे डिपेंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होती लेकिन वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। और इसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट जो है इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी पे भी, ये भी याद रखना है। इंटेंसिटी लेस या मोर होगी उससे स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं कि डॉपलर फार्मूला जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के लिए दो केस यहाँ पे दिए हैं और दोनों में डिफरेंट होगा। एक केस में है, फर्स्ट में सोर्स जो है रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मोशन में है, और दूसरे केस में सोर्स जो है मूविंग है और ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है। तो ये दोनों केस में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फार्मूला स्लाइटली डिफरेंट होगा, अलग अलग आएगा। लेकिन यही फार्मूला अगर हम देखते हैं किसके लिए, डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फार्मूला लाइट के लिए, तो लाइट के केस में दोनों केसेस, चाहे ये फर्स्ट केस हो या ये सेकंड केस हो, अगर हम लाइट के लिए देखते हैं और वैक्यूम में देखते हैं तो ये बिल्कुल सेम आते हैं दोनों केस में फ्रीक्वेंसी के आंसर। बट ये कह रहे हैं क्या यही डॉपलर फार्मूले जो है अगर हम लाइट के लिए देखें लेकिन मीडियम के लिए देखें तो उस केस में भी क्या सेम होंगे या नहीं होंगे। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके आंसर को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है इनका, मीन्स इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बट लाइट वेव को, जो लाइट वेव हमारी होती है ये ट्रांसवर्स नेचर होता है इसका, और इसको ट्रैवल करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, पहले हमें ये समझना होगा। तो इस कंक्लूजन के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव्स अगर मीडियम की ज़रूरत होगी इनको लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वजह से, तो इनके लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फार्मूला होगा, चाहे सोर्स मोशन में हो या ऑब्जर्वर मोशन में हो, इस केस में दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारे केसेस, दो केसेस ले लेते हैं और इनकी सभी के डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी ली है एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एफ डैश फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी नॉट क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी ऑफ ओ भी कह सकते हो, वी ऑफ एस क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स है ये। अब यहाँ पे आप दो केसेस लेते हैं। पहला वाला केस क्या था, सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मोशन में था। दूसरे में सोर्स मोशन में है, ऑब्जर्वर क्या है रेस्ट में। तो ये फार्मूले हमारे फर्स्ट केस में हमारा फ्रीक्वेंसी का जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का ये फार्मूला क्रिएट होके आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। बट यहाँ इन दोनों फार्मूलों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिफरेंस है कि ये जो देखो प्लस माइनस है, इसका क्या मीनिंग है ये हम पहले समझ लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वाले केस में अगर प्लस है तो प्लस का मतलब जो है ऑब्जर्वर क्या है, टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाएगा तो प्लस लिखेंगे, और अगर ऑब्जर्वर जो है क्या होगा, अवे जाएगा स्टेशनरी सोर्स से, तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा के चलेंगे। और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पे सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, तो माइनस सिंबल के साथ में लिखेंगे। और अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर से अवे जाएगा
इसी केस में तो हम प्लस सिंबल के साथ इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, मतलब 4 कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहे हैं हमारे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले फार्मूले को भी मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है इस फार्मूले को। तो आई थिंक सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे दोनों केस में, इस केस में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखो, या लेफ्ट साइड में इस केस में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में यहाँ मीडियम जो है वो मैटर करता है, इसलिए दोनों केस में फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, मतलब लाइट वेव की बात करें, तो वहाँ पे मीडियम मैटर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, क्योंकि इनको हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वहाँ पे ये फार्मूले डिफरेंट नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट वेव के लिए चाहे मीडियम हो या मीडियम ना हो, उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, केवल सोर्स या ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन, मतलब क्या रेस्ट में है क्या मोशन में है, इसी पे फार्मूला डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मीडियम हो या मीडियम ना हो। किसके लिए? लाइट वेव के लिए। तो इस केस में ये फार्मूला हम यहाँ पे डायरेक्टली नोट कर लेंगे। प्लस का मीनिंग है अप्रोचिंग ईच अदर, और माइनस के मीनिंग है सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें एज यूजुअल गिवन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर हम लाइट 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की यूज़ करते हैं, तो किसी भी फ्रिंज का जो एंगुलर विड्थ है उसकी वैल्यू 0.1 डिग्री है। तो 0.1 डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में ले लेंगे, और इसका और व्हाट इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी फाइंड करना है। तो एंगुलर विड्थ इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा बाई वेवलेंथ बाई स्पेसिंग विच इज़ स्मॉल डी। ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वैल्यू ले ली है थीटा की रेडियन में, और वेवलेंथ हमने ले लिया है मीटर में, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया नैनोमीटर को, और ये फार्मूला यूज़ कर लिया, डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई थीटा। मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी अभी आपसे। तो डी की वैल्यू लैम्डा बाई थीटा होगी। लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे क्या नोट की है, 0.1 इंटू पाई बाई 180 ना, ये वैल्यू यहाँ पुट करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 180 को, और 600 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10⁻2 लिख लेंगे, और 10⁻2 और 10⁻⁻9 ये हो जाएगा 10⁻⁻7। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई की वैल्यू को हमें 3.14 ही पुट करना है, 22/7 ऐसे केसेस में न्यूमेरिकल में हम नहीं पुट करते। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा हमारा स्पेसिंग बिटवीन दी टू स्लिट्स। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 5 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में अगर ये कह रहे हैं कि विड्थ को हम डबल कर दें ओरिजिनल विड्थ से, तो अगर ओरिजिनल विड्थ को हम डी लेते हैं तो न्यू विड्थ क्या हो जाएगा, 2D कर देते हैं। तो ये जो है इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा इससे, तो बच्चों इससे जो इंटेंसिटी में चेंज आएगा, एरिया इसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और तो इंटेंसिटी इसका रेसिप्रोकल 4 टाइम्स, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको समझते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पे हमने स्लिट विड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्रैक्शन बैंड के, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ये फार्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का, जिसको हम डिफ्रैक्शन बैंड भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं कि ये D जो है हमारा 2D हो रहा है, इसको पुट करके ज़रा चेक करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं D को 2D कर दूंगा तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बीटा डैश इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा D, कैपिटल D है ये, अपॉन स्मॉल d की वैल्यू 2D में कर देता हूँ ये वैल्यू। तो बच्चों ये टर्म जो इतना है, ये टर्म हम यहाँ से कह सकते हैं इक्वेशन 1 से कि ये है हमारा बीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि देयरफॉर बीटा डैश हमारा आ गया कितना, बीटा डैश आ गया बीटा बाई 2। ये क्लियर हो गया। तो इट मीन्स ये कितना हो गया अब
डिफ्रैक्शन बैंड हमारा हो गया हाफ। तो अगर डिफ्रैक्शन बैंड हमारा हो गया हाफ, तो इस केस में एरिया जो है इसका क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 लेफ्ट और 2 राइट ना। तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया था ये, तो 2 और 2 4 आ जाएगा, तो एरिया 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में इंटेंसिटी इन्होंने पूछी थी, इंटेंसिटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इन्वर्सली होती है एरिया की। तो ये अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पॉइंट। तो बी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफेरेंस पैटर्न में, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट पैटर्न है, मतलब ईच स्लिट का डिफ्रैक्शन फिनोमेना है, वो किस तरीके से रिलेट है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उस केस में दो स्लिट्स जो होती हैं वो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली सिंगल स्लिट जैसी बिहेव करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करती हैं। इसको समझते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, वो हम जो दो स्लिट में ऑब्जर्व करते हैं, दो स्लिट की हेल्प से, वो ईच स्लिट जो होती है उसमें से वो इटसेल्फ में डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्रिएट करती है। सो इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न जो हो गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो किससे मॉडिफाई हुआ है या किससे जनरेट हुआ है, अल्टीमेटली कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब सिंगल स्लिट की हेल्प से डिफाइन हुआ है, जनरेट हुआ है, रिलेट है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। 17 के सी में है एक, अगर स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं कहाँ पे, एक लाइट पे, जो लाइट कहाँ से आ रही है, वेरी फार अवे, बहुत फार अवे से आ रही है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया इस लाइट के पाथ में। तो इस लाइट के पाथ में ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके सेंटर में एक हमें ब्राइट पैटर्न नज़र आता है। तो ये ब्राइट पैटर्न क्या है, इसको हमें समझना है। तो ये ब्राइट पैटर्न बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना का एप्लीकेशन है। इस केस में जो सर्कुलर ऑब्स्टेकल था, वेरी स्मॉल ऑब्स्टेकल था या ऑब्जेक्ट था, ये जो हमने स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ये क्या होगा, इसके एजेस में क्या होगा, डिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। और इस केस में जो भी लाइट सोर्स जो वेरी फार अवे, वहाँ से जो भी लाइट वेव्स आ रही हैं वो सुपर इम्पोज करके कंस्ट्रक्टिवली, मतलब कंस्ट्रक्टिव पैटर्न फॉर्म करेंगी सेंटर पे। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सुपर इम्पोज में ऐड हो जाना। तो इस तरीके से जो शेडो होगी हमारी सेंटर पे, वो ब्राइट स्पॉट का फॉर्मेशन करेगी। अगर यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता तो डार्क स्पॉट फॉर्म करता, जो कि पॉसिबल नहीं है। सुपर इम्पोज होंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का डी। 17 के डी में दो स्टूडेंट हैं, जो कि एक रूम है जिसकी हाइट 10 मीटर है, और इस 10 मीटर हाइट पे ये 7 मीटर के पार्टीशन पे एक दूसरे से खड़े हुए हैं। तो इसका फिगर पहले हम ड्रॉ करते हैं आगे चल के अभी। और अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, अगर ये इस केस में बोथ लाइट वेव और साउंड वेव बेंड हो सकती हैं, तो इस केस में हम ये दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को देख नहीं सकते, बट एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। देख नहीं सकते मतलब लाइट वेव का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, एक दूसरे से बात कर सकते हैं मतलब लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट है, साउंड वेव का कॉन्सेप्ट है। फिगर से समझते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फिगर ले लिया है बच्चों। अब फिगर में देखो 10 मीटर हाइट है वॉल की, और 7 मीटर का एक पार्टीशन है यहाँ पे बीच में, ठीक है। और इस 7 मीटर पार्टीशन के लेफ्ट में एक स्टूडेंट P है और दूसरे साइड में एक स्टूडेंट Q है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर स्टेडियम में हम देख पाते, अगर ऐसे है ना, ये वॉल है, अगर ये वॉल है, अगर हम इसके उधर देख पाते, तो हम बाहर रोड पे बैठे हुए आराम से स्टेडियम में फुटबॉल या क्रिकेट का मैच देख लेते, और हमें स्टेडियम के अंदर जाने की ज़रूरत ही ना होती बाउंड्री के उस पार। तो इस केस में जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो डिपेंड करता है डिफ्रैक्शन पे, कि जो साइज़ होता है किस चीज़ का, ऑब्स्टेकल का या अपर्चर का, वो हमेशा याद रखो डिफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। बट साउंड जो होती है, इसकी जो
वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कुछ मीटर्स में होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव बेंड तो हो जाएगा, उससे उसके ऑर्डर का होना चाहिए या उससे बड़ा होगा तो भी बेंड हो जाएगा। तो साउंड वेव की वेवलेंथ कुछ मीटर्स में आती है, इसलिए साउंड वेव क्या हो जाता है अपर्चर के कंपैरिजन में ना, तो साउंड वेव इजी वे में बेंड हो जाएगा और हम पी से क्यू पे जा सकता है इजी वे में साउंड। लेकिन लाइट वेव क्या होती है, ये इसका ऑर्डर माइक्रोमीटर में होता है, तो ये इजीली जो है बेंड नहीं हो पाएगी, डिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं हो पाएगा। क्या होता है डिफ्रैक्शन फिनोमेना, बेंडिंग ऑफ, ये अगर अपर्चर का साइज है तो लाइट वेव अगर आ रही है तो ये बेंड हो जाती है ना इसके ऑब्स्टेकल से, तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। लेकिन लाइट वेव माइक्रोमीटर में ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, इसलिए ये बेंड नहीं हो पाती है, इसलिए हम उस पी क्यू को या क्यू पी को देख नहीं सकता, लेकिन ये सुन सकते हैं। अगर ये भी कुछ मीटर्स में होती या अपर्चर से बड़ा होता है इसका साइज ना, तो वेवलेंथ का मतलब माइक्रोमीटर से बड़ा होता है साइज, तो हम इसको इजी वे में क्या करते हैं, ये पी से क्यू को देख सकता और क्यू पी को भी देख सकता। फिर हमें क्रिकेट या फुटबॉल के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम बाहर बैठे बैठे ही स्टेडियम के अंदर बाउंड्री के उस पार टेढ़ा टेढ़ा देख लेते हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 17 का ई पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी इस रे ऑप्टिक्स को और वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे 17 का ई क्या है, रे ऑप्टिक्स जो है बेसिकली किस पे बेस्ड है, एज्यूम्शन पे कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, चलो बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या कहता है, देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है बच्चों, डिफ्रैक्शन पैटर्न ये कोई ऑब्स्टेकल है अगर, तो ऑब्स्टेकल के शार्प एजेस से अगर लाइट को हम ऐसे पास कराते हैं ऐसे करके, तो ये बेंड हो जाती है ना, तो बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन ऑब्स्टेकल, तो ये ऑब्स्टेकल के पास होने पे ये लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा फिनोमेना अगर ये होता है डिफ्रैक्शन में, तो ये तो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इस एज्यूम्शन को गलत प्रूफ कर देता है, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और डिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं कि लाइट ये जो है बेंड हो रही है। बट ये आगे फिर ये कह रहे हैं, ये तो डिसप्रूव हो गया, आगे ये कह रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स एज्यूम्शन जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोकेशन को समझने के लिए सेवरल प्रॉपर्टीज़ में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी हम स्ट्रेट लाइन ये रे ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस इन दोनों स्टेटमेंट में क्या लिंक है, क्या जस्टिफिकेशन है, वो हमें समझना है। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों, बेसिकली दोनों अपनी जगह पे सही हैं। इसका जो मेन आंसर हमें स्टेटमेंट में देना है वो क्या देना है, जिस पे हमें मार्क्स मिलेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या स्टडी ऑफ रे ऑप्टिक्स में हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के केस में साइज ऑफ अपर्चर जो होता है ना ऑब्जेक्टिव का, वो क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑब्वियस ही बात है, देखो ये कुछ सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर के ग्लासेस होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, या आई लेंस हो गया, या माइक्रोस्कोप हो गया ना। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और आई लेंस का अपर्चर थोड़ा सा स्मॉल होता है। तो ये हो गया हमारा टेलीस्कोप दूसरा वाला, ये दो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों केस में जो लेंसेज यूज़ होते हैं उनका जो अपर्चर का साइज़ है, आप कह सकते हो कि वो क्या होता है, वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ मिलीमीटर में तो होती नहीं है, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या होता है, वो काफ़ी लार्ज होते हैं इनके अपर्चर के साइज़। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो है नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल हो जाता है और वो इफेक्ट डिफ्रैक्शन का यहाँ क्रिएट नहीं हो पाता बेंडिंग वाला। सो वी कैन से दैट कि जो एज्यूम्शन था लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वही एज्यूम्शन हम यूज़ करते हैं रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहे हैं कि दो टावर है जो कि टॉप ऑफ टू हिल्स पे हैं, लोकेटेड हैं, दो हिल्स के टॉप पे लोकेटेड हैं दोनों टावर, और दोनों टावर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। अब दोनों टावर के मिड में लाइन ज्वाइनिंग देम passes 50 मीटर अबव हिल हाफ वे बिटवीन दी टावर्स। इसको फिगर से समझते, तो ये हो गया हिल का टॉप, और इस ये टॉप कहाँ पे है, दोनों टावर ए और बी हम ले लिया हुआ है यहाँ पे। तो टावर ए और बी से
पी और क्यू इनके पीक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चों। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इनका हिल का मिड वे है ये अराउंड मिड वे है ना, दोनों टावर के जस्ट सेंटर में है, तो इसका हाफ हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स विच कैन बी सेंट बिटवीन दी टू टावर्स विदाउट अप्रोप्रिएबल डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना ना हो उसके लिए हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें z ऑफ f कुछ याद आ रहा है आपको, फ्रैक्शनल डिस्टेंस का फार्मूला फाइंड करना होगा जो कि a स्क्वायर बाई लैम्डा होता है। अब हम अगर यहाँ से लैम्डा को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो a स्क्वायर अपॉन z ऑफ f हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो जो गिवन है वो हम पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी गिवन है, a की वैल्यू हमें गिवन है 50 मीटर देखो, और जो हमें z ऑफ f गिवन है फ्रैक्शनल डिस्टेंस, तो ये सेंटर से किसी भी एक टावर, मतलब अगर हम सेंटर को ले लेते हैं, सेंटर को c ले लेते हैं ये पॉइंट, तो c से या तो p की डिस्टेंस ले लो या q की डिस्टेंस ले लो। तो 40 किलोमीटर का हाफ 20 किलोमीटर हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ ये भी आ गया मीटर में। ये वैल्यूज पुट करके और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मीटर। अगर हम इससे लॉन्गर वेवलेंथ लेते हैं तो सेंटर में जाके वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो इसके आगे वो पास नहीं हो पाएगी, हिल से टकरा के और क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यही हो सकती है इस केस में ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव की। क्वेश्चन नंबर 19, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 1 मीटर अवे। तो स्क्रीन 1 मीटर मतलब कैपिटल D गिवन है। इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर। फर्स्ट मिनिमम को मतलब हो गया स्क्रीन से इधर साइड ना, इधर या तो अप या डाउन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर हमें बीटा निकालना है तो इसको 2 इंटू 2.5 लेना पड़ेगा, मीटर में लेने के लिए 10⁻³ आ जाएगा, ये हमारा बीटा आ गया। और हमें विड्थ ऑफ दिस स्लिट फाइंड करनी है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल d फाइंड करना है। एक बार फिगर को फिर से समझ लेते हैं। स्मॉल d हमें फाइंड करना था, कैपिटल D स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस है, ये हमारी स्लिट है यहाँ पे। और इसके बाद में ये जो डेटा गिवन था वेवलेंथ हमने मीटर में ले लिया -9 से मल्टीप्लाई करके, और बीटा मैंने आपको पहले समझा ही दिया है अभी कि वन साइड अगर ये सेंटर है तो सेंटर के वन साइड की इमेज ना इतना डिस्टेंस गिवन था, हमें हाफ गिवन था बीटा का। तो हमारा बीटा तो ये होता है टोटल ना, दोनों साइड का डिस्टेंस अप और डाउन दोनों साइड का होता है बीटा। तो बीटा के लिए हमने क्या किया है, जो भी हमें गिवन था डिस्टेंस उसको हमने 2 से फर्स्ट मिनिमम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। मिनिमम हो या मैक्सिमम हो मैटर नहीं करता है, बस हमें ये पता है वन साइड का अगर गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने उसको फाइंड कर लिया है, तो वो 2 बीटा आ गया है हमारा ये। अब इसके बाद में से ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है डायरेक्टली विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट के लिए। तो यहाँ से हमें बीटा स्मॉल d फाइंड करना था बच्चों। स्मॉल d को वन साइड में ले लेंगे लेफ्ट में और सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखो ये 5 से 5 कट गया, ये 10⁻² है, तो 10⁻ ये हो जाएगा यहाँ पे -7, और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻⁴। इज इट क्लियर ना। तो बाकी हमने यहाँ पे 0 ये रह गया 2, तो हम इसको कह सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴ रह गया, तो इसको 0.2 इंटू 10⁻³ में लिख सकते हैं हम -4 को। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। आई थिंक सो आपको वीडियो को पॉज करके ये वाले पार्ट को फिर से एक बार सॉल्व करना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। फार्मूला तो आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दो पार्ट में है ए और बी। सबसे पहले हम ए पार्ट को समझते हैं। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, कभी कभी एयरक्राफ्ट हमारे छत के थोड़ा नियर होते हैं हाउसेस के, मतलब लो फ्लाई जोन में होते हैं, तो हमारे टीवी में क्या होता है थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, स्लाइड शेकिंग कह सकते हो, मतलब पिक्चर थोड़ा ब्लर हो जाती है ना हमारे टीवी में। तो ये कह रहे हैं कि इसका आप पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो ये हमारा हाउस है और ये यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट यहाँ से पास हो रहा है ना, तो ये एयरक्राफ्ट अगर यहाँ से पास हो रहा है तो, और ये हमारा सैटेलाइट है या टार है जहाँ से सिग्नल हमारे यहाँ जाके और रिफ्लेक्ट होके हमारे हाउसेज में आ रहे हैं। एक तो ये रीज़न है कि ये सिग्नल आ रहे हैं, और दूसरा सिग्नल यहाँ पे आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके डायरेक्टली हमारे हाउसेस में आएंगे। तो टीवी में देखो दो टाइप के सिग्नल आ गए हैं, तो दोनों टाइप के, एक
एल्टीट्यूड से एक लो एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट के रिफ्लेक्शन से आया है सिग्नल। तो अब तो हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि अब हम केबल यूज़ करते हैं, लेकिन ये पहले जब एंटीना यूज़ होता था पुराने टाइम में तब का है ये कॉन्सेप्ट। तो उस केस में दो सिग्नल आ गए, हम दोनों सिग्नल क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को। जब सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारे दो टाइप के सिग्नल जब सुपर इम्पोज करेंगे डिफरेंट एनर्जी के, तो यहाँ पे क्या होगा, टीवी में दो टाइप के सिग्नल आने से थोड़ा सा शेकिंग या आप कह सकते हो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा कुछ सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पॉइंट है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने टेक्स्ट में जो भी पढ़ा है टेक्स्ट बुक में कि प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, मतलब दो वेव होती हैं। सुपरपोजिशन का मीनिंग अगर दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर दें तो इनका दोनों का इंडिविजुअल सम जो है फाइनल रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। तो यही होता है लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट्स इज बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस पैटर्न्स। तो इसका ये जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है इस प्रिंसिपल का। तो बच्चों इसका जस्टिफिकेशन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट है इसका वो एक्सप्लेन करता है कि टू रिजल्टेंट वेव या मोर देन टू रिजल्टेंट वेव को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिल जाता है जब वो सुपर इम्पोज करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एक वेव ये y1 है फिगर में और ये एक वेव y2 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इनका रिजल्टेंट ये मिल गया हमें y। इसको हम कह सकते हैं ये y है और सिंपली इसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड कर दिया है तो रिजल्टेंट वेव हमें y1 प्लस y2 मिल जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, in diverging the single slit diffraction pattern, it was stated that the intensity is 0 at angle of n lambda by a। means अगर इंटेंसिटी ज़ीरो हमें ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए एन लैम्डा बाई ए एंगल पे ये इंटेंसिटी एग्जैक्टली ज़ीरो आएगी, ये कह रहे हैं। अब ये जस्टिफाई हमें करना है बाई सुटेबली डिवाइड। अब हमें जो स्लिट है उसको सुटेबली डिवाइड करके इस एक्सपेरिमेंट को बताना है और ये समझाना है कि ये कैंसिलेशन मतलब जो ज़ीरो आ रहा है इंटेंसिटी ये कैसे कैंसिल होकर ज़ीरो आ रहा है, ये हमें समझाना है। इसको समझने के लिए बच्चों हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी हमारी है वो ज़ीरो होगी, थीटा की वैल्यू क्या है एन लैम्डा बाई ए पे। अब इसके लिए हमने सबसे पहले तो क्या लेना है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये फार्मूला होता है। एन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करके और जो लैम्डा है टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ लैम्डा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो ये दो पार्ट में एग्जिस्ट करेगा, इसका जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस वेव्स का, ईच पार्ट में अब सुपर इम्पोज करेगा ये ईच पार्ट ना अप और डाउन, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने इसको तो सुपर इम्पोज करेगा जब ये, तो इसको एक होता है कंस्ट्रक्टिव जिसमें हमें राइट बैंड मिलता है और डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे सुपर इम्पोज होगा। तो डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, ईच अदर को ये दोनों कैंसिल कर देंगे और हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। और यही फिनोमेना हम n इक्वल्स 2 3 4 टिल n के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ बुकों में आपको ये डायरेक्टली n से ही डिवाइड करके बताएंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज, हम 2 से डिवाइड करके भी इसको समझ सकते हैं। आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो चुका। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के इसके पहले के वीडियोस के मैंने पीडीएफ्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप वहां से वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए रिवीजन में काफ़ी इजी हेल्प मिल जाएगी, बहुत फास्ट वे में आप रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।